आइए आज हम अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पाठ 3 जिसका कि नाम है वायु, जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, आप तो जानते हैं कि प्रकृति ने हमें हमारे परिवेश में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दी हैं जो निःशुल्क हैं और वह हमारे लिए जीवनदायिनी भी है। उसी में से एक जल के बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा में, पिछले पाठ में यह चर्चा की थी। आज हम वायु के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम सभी या जितने भी सजीव हैं वो सांस लेते हैं और बिना सांस लिए हम सभी जिंदा नहीं रह सकते हैं। और सांस में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वह हमें वायु से प्राप्त होता है। तो वायु, जिसे दूसरे शब्दों में हवा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे हम एयर के नाम से जानते हैं, यह हवा को क्या हम देख सकते हैं? हम इसे नहीं देख सकते क्योंकि इसमें कोई रंग नहीं है। हम इसका केवल आभास कर सकते हैं। कैसे? जब कभी हम पेड़ों की पत्तियों को हिलते देखते हैं, हवा चलने से अपने पुस्तक के पन्ने को फड़फड़ाते देखते हैं, तो हम यह समझते हैं कि हवा चल रही है, वायु है। और वास्तव में जब तक वायु गतिशील नहीं होता तब तक हमें इसका आभास नहीं होता है। इसलिए बच्चों, हमें यह ध्यान रखना है कि हम गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। पवन यानी जिसका नाम विंड है। हम पवन को गतिशील वायु के रूप में समझते हैं। यह पवन जो जब धीरे चलती है तो काफ़ी सुखद लगती है। इससे हमें काफ़ी अच्छा फील होता है, अच्छा हम अनुभव करते हैं। लेकिन यही यदि तेज चलती है तो हम मानवों के लिए परेशानियां पैदा कर देती है। तो चलिए, वायु, गतिशील पवन, और आप सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के चारों ओर इसी हवा का या वायु का एक आवरण है, एक चादर जैसा चारों तरफ है, जिसे कि हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल के नाम से जानते हैं। आप सभी समझते होंगे हम इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। आइए इस वायुमंडल के बारे में जानें, जो हर जगह एक जैसी नहीं है। यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी के नज़दीक काफ़ी सघन है, लेकिन ज्यों-ज्यों ऊंचाई बढ़ती है त्यों-त्यों यह विरल यानी पतली होती चली जाती है। सघन और विरल तो आप समझते होंगे, गाढ़ा और पतला तो आप समझते होंगे। जस्ट इसी अर्थ में हम सघन और विरल को लेते हैं। सघन का मतलब गाढ़ा और विरल का मतलब पतला। तो यह वायुमंडल हुआ। हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। आइए हम आगे चले। यह वायु स्थान घेरती है। पृथ्वी के चारों ओर है तो यह स्थान घेरती है। लेकिन हम ऐसा कैसे माने कि वायु स्थान घेरती है? बच्चों, आप सभी जब मेले में जाते हो तो गुब्बारे खरीदते हो, बैलून खरीदते हो,
रंग बिरंगे बड़े बड़े आकार के गुब्बारे, कुछ गोल कुछ लंबे। लेकिन क्या आपने उस बैलून को बिना फुलाए हुई अवस्था में देखा है? जरूर देखा होगा। या कभी जब आप खेलते खेलते आपका बैलून का जो गांठ है या उसकी जो रस्सी है खुल जाती है, तब भी आप उस इन्फ्लेटेड बैलून के प्रारंभिक रूप को देखे होंगे। लेकिन जब उसमें हवा देते हैं तो वह फैलती है, यानी बैलून के गुब्बारे के आंतरिक दीवार पर हवा दबाव डालती है जिससे वह फैल जाती है। यानी बैलून का बड़ा होना, बैलून के अंदर हवा का जाने से बैलून का बड़ा होना, यह बताता है कि वायु जो है स्थान घेरती है। वायु क्या करती है? स्थान घेरती है। और साथ ही साथ हर वह जगह, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हवा नहीं है। इसके लिए भी हम देखें, हम बोलते हैं किसी भी बर्तन के बारे में, यदि उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है तो वह खाली है, लेकिन वास्तव में वह खाली नहीं है। जैसे कोई बाल्टी है, कोई बोतल है, उसमें पानी नहीं है, द्रव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप पूछे जाने पर आप क्या बोलते हैं? वह खाली है। लेकिन वह खाली नहीं है। आइए इसे हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। आपके समक्ष देखिए, आपको करना क्या होगा? एक नाद लेनी होगी। नाद आप समझते हैं, जानवर खाने वाला नाद नहीं, एक छोटे सा कठौता, एक बर्तन जो बड़ा सा होता है ना, उसे ही नाद कहते हैं। उसमें पानी भर लेंगे और एक बोतल हम उसको लेंगे और बोतल को हम पहले सीधे उसमें डुबाएंगे, सीधा, एकदम सीधा उसमें हम उसको डुबाएंगे। और फिर जब वो बाहर आएगा तो हम देखेंगे कि बोतल के अंदर पानी नहीं गया। अब की बार क्या करेंगे कि बोतल को थोड़ा तिरछा कर देंगे, तिरछा करके हम उसको पानी के अंदर डुबाएंगे। तो पानी के अंदर डुबाने पर हम देखते हैं कि पानी के अंदर से हवा के बुलबुले उठने लगते हैं। ये बुलबुले निकलते हैं और बोतल के अंदर पानी जो है ये घुसने लगता है। अब आप समझिए, सीधी अवस्था में जब हम बोतल को डाल रहे थे तो उसके अंदर की हवा पानी को बोतल के अंदर जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि जगह ही नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने बोतल को तिरछा करके झुकाया, हवा को उसमें से निकलने का मौका मिला और वह बुलबुलों के रूप में बाहर निकल गई और हवा के द्वारा खाली किए गए जगह पर पानी ने अपना स्थान बना लिया। इसी कारण बोतल के अंदर पानी हो गया। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि बोतल के अंदर जो है हवा थी, बोतल खाली नहीं थी। आगे बढ़ेंगे हम। वायु एक मिश्रण है और यह कई एक संघटक तत्व जो है अवयवों से मिलकर बना है। आइए हम इसको देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आसपास तक लोग यह समझते थे कि वायु जो है वह केवल एक पदार्थ है। वायु जो है वह क्या है? केवल एक पदार्थ है। लेकिन बाद के खोज ने यह साबित कर दिया कि वायु अकेला पदार्थ नहीं है, यह पदार्थों का मिश्रण है। मिश्रण इसलिए कि इसमें कुछ ऐसे भी अवयव हैं जिनकी मात्रा निश्चित नहीं होती है। इस कारण जैसे जलवाष्प, धूलकण आदि, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा लगभग निश्चित नहीं होती है। तो देखिए, वायु इसलिए एक मिश्रण है। मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं वह किसी भी अनुपात में मिला दिए जाते हैं, वो मिश्रण कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना कोई नाप के, तौल के ऐसे ही मिला दिया तो मिश्रण बनता है। तो इस तरह से वायु भी एक मिश्रण है। ऐसे हालांकि इसके दो तत्व तो फिक्स्ड हैं, उनकी मात्रा निश्चित है हवा में। अब देखिए, वायु के संघटक तत्व हैं क्या? वायु के संघटक अवयव या तत्व जो है, इसमें नाइट्रोजन पहला सबसे बड़ा, जो लगभग 4/5 हिस्सा जो है हवा का अपने पास रखता है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, 1/5 लगभग।
लेकिन पूरा का पूरा नहीं, हमने लगभग सब जगह लिखा है। ये डाटा जो है दशमलव में आता है, आप आगे की कक्षाओं में उसे और भी जो है सही स्थिति से आप पढ़ेंगे, जानेंगे। ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन जो है हवा में लगभग 79%, 79, और ऑक्सीजन 20%, 20% लगभग। उसके साथ जो उसके और अवयव हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण और अक्रिय गैस हैं, निष्क्रिय गैस हैं, इन सब, ये सभी मिल करके लगभग 1% होती हैं। हम इसे एक वृत्त चार्ट के रूप में, एक वृत्त आलेख के रूप में दिखाने का आपको प्रयास किया है, जिसमें कि नाइट्रोजन को आप देखिए सबसे बड़ा हिस्सा ये अपने अंदर लेता है। नाइट्रोजन जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा 4/5 हिस्सा यह रख लेता है। हम आगे बताएंगे ऐसा क्यों है। उसके बाद 20% यानी कि लगभग जो है 1/5 हिस्सा। अब देखिए 79 + 20 यानी क्या हो जाता है 99%। 100% में कितना परसेंट बच जाता है 1%। ये 1% हिस्सा यहाँ पर आप देखिए, जिसमें कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण और निष्क्रिय गैसों के जिम्मे में जाता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने वायु के संघटक को जो है समझा, और आप इसे, हम समझते हैं कि इसको नोट करेंगे और इसे याद भी रखेंगे। आइए अब इन संघटक, ये संघटक तत्व तो हमने आपको बताया, लेकिन ये विज्ञान है, केवल कहने से मानने की बातें नहीं होती है। यहाँ तो हमेशा हम करके देखते हैं, और जब सामने प्रमाण मिलता है तब नेचुरली हम इस बात को मानते हैं कि हाँ सच में ऐसी स्थिति है। तो आइए हम देखते हैं कि वायु में जलवाष्प है या नहीं। सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं कि वायु में जलवाष्प है या नहीं। आइए, आपने देखा होगा, आप जब कहीं कभी किसी खास अवसर पर आप लोग तो ठंडा उंडा पीते ही हैं, या आप में से बहुतों के घर में फ्रिज होगा, उसमें पानी ठंडा होने के लिए देते हैं, और पीने के समय चाहे वह ये शीतल पेय हो, कोको कोला, थम्स अप, मिरांडा, लिम्का आदि अनेक अनेक नाम से, अथवा आप ठंडे पानी की बोतल जब आप उसे बाहर निकाल कर रखते हैं, तो थोड़े समय के बाद आप यह देखते हैं कि बोतल की दीवारों पर ये जल की बूंदें जमा हो गई। वास्तव में ये जल की बूंदें आई कहाँ से, सोचने की बात यह है, हमने तो जल की बूंदों वहाँ पर किसी गिराया नहीं था। तो बोतल के चारों तरफ, जैसा कि आप जानते हैं कि हवा हर जगह है, तो हमने जब बोतल को रखा तो उसके चारों तरफ उसके संपर्क में क्या था, हवा थी। और जब बोतल का तापमान काफ़ी कम था, क्योंकि वो तो ठंडा था, फ्रिज के अंदर से आया था, तो वैसी स्थिति में वह अपने आसपास के हवा से जलवाष्प की बूंदों को, पानी की बूंदों को, हवा में पानी भाप के रूप में रहता है, आप देखते हैं, क्योंकि जल के रूप में तो वह बहुत कम रहता है, वो बादलों में रहता है। लेकिन यहाँ इस बोतल के कम तापमान के संपर्क में आने से हवा के जलवाष्प जो है संघनित होकर पानी की बूंदें बनाते हैं। और हमने जल पाठ में आपको ये बताया था, संघनन की क्रिया, वाष्पीकरण की क्रिया। तो संघनित होकर ये जो है बोतल की दीवारों पर, बाहरी दीवारों पर वो जमा होते हैं, और जो कि यह बताता है कि हवा में जलवाष्प है। प्यारे बच्चों, आप मान गए कि हवा में जलवाष्प होता है। हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ने के बाद हम यह देखते हैं कि हवा में ऑक्सीजन है या नहीं है। अभी तो हम यह जानते हैं कि ऑक्सीजन किसी भी वस्तु को जलने में सहायता करती है। इसके लिए हमें 2 अलग अलग साइज के ग्लास, कांच के ग्लास लेंगे, पारदर्शी होता है कांच ना, दिखाई पड़ेगा। तो और हम 3 मोमबत्ती लेंगे, एक ही नाप की, एक ही साइज की 3 मोमबत्ती ले लेंगे और तीनों को जलाएंगे। एक मोमबत्ती को छोटे ग्लास से, दूसरा को बड़े वाले ग्लास से, और तीसरी मोमबत्ती को खुले में जलाकर छोड़ देंगे, और हम निरीक्षण करेंगे। कुछ ही समय के बाद, लगभग आधे मिनट 1 मिनट के बाद, हम यह पाएंगे कि जो है छोटी ग्लास वाली मोमबत्ती तुरंत बुझ गई। ये भी थोड़ी देर में बुझी, लेकिन बाहर वाली मोमबत्ती नहीं बुझी। अब देखिए, छोटे ग्लास में कम हवा थी, यानी कम ऑक्सीजन था। हवा का 5वां हिस्सा ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन था। तो
तो ये तुरंत बुझ गई। और इस गिलास में थोड़ी ज़्यादा हवा थी तो मोमबत्ती इसकी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा देर तक जली, जबकि बाहर वाली मोमबत्ती को प्रचुर ऑक्सीजन मिल रहा था क्योंकि वह सीधे हवा के संपर्क में थी। तो इससे यह पता चलता है कि हवा में ऑक्सीजन भी है। बच्चों, अब नाइट्रोजन में आप जान लीजिए, इसी बात से आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। यदि हवा में नाइट्रोजन नहीं होता तो जब कहीं भी आग लगती तो वह आग काबू में नहीं आती। क्यों? इसलिए नहीं आती कि लगातार ऑक्सीजन मिलने के कारण वह जलती जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, 4/5 हिस्सा नाइट्रोजन होने के कारण, जो कि न तो जलती है न जलने में मदद करती है नाइट्रोजन, है ना। तो इस कारण से जो है ऑक्सीजन की क्रियाकलाप को यह नाइट्रोजन कंट्रोल करती है ना। इससे पता चलता है कि इसमें नाइट्रोजन भी है। अब इसके अलावा अब रहा धूलकण की बात। धूलकण की बात को देखने के लिए आप जब कमरे में जाते हैं, कहीं से सूर्य प्रकाश आ रहा हो, किसी खिड़की के एक छोटे से छिद्र को आप उसे देखिए जहाँ सूर्य प्रकाश आ रहा है। आप अपने कक्षा में भी इसे देख सकते हैं। रोशनदान से जब सूर्य का प्रकाश आता है, एक लंबा सा बीम बनता है, प्रकाश का किरण पुंज बनता है। तो आप उसको ध्यान से देखिएगा तो उसमें छोटे छोटे कण इधर उधर जो है तेजी से, है ना, गतिशील होते दिखाई पड़ते होंगे। इसी रोशनदान के से आता हुआ सूर्य प्रकाश में से हमने दिखाने का, ये वास्तव में छोटे कण हैं क्या? ये धूल कण भी तो हैं। साथ ही गर्मी में जब आंधी आती है, गर्मी के दिनों में, तो आप देखते हैं कि वह साफ हवा तो पारदर्शक होता है, हम उसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन वह धूल भरी आंधी हम जो है उसके अंदर साफ साफ चीज़ों को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वह धूल कण की उपस्थिति के कारण। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि उसमें धूल कण है। ठीक है बच्चों, आइए अब इन सारी चीज़ों से हमने जो है वायु के विभिन्न संघटक तत्वों के बारे में जानने की प्रयास किया। इसमें भी आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम सांस लेते हैं, लेकिन यह ऑक्सीजन हमारी धरती के ऊपर ही जो है इसकी सांद्रता, इसकी मात्रा हम उतनी है जितने से कि हमें सांस लेने में परेशानी नहीं होती। लेकिन जो कोई पर्वत पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद या उनका जो है सांस लेने में उसे कठिनाई होने लगती है। क्यों? हमने आपको बताया कि जो हम ऊपर जाते हैं हवा पतली होती चली जाती है, और जब हवा पतली होती चली जाती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी नेचुरली कम होती जाती है। और जब कम ऑक्सीजन हमको जो है मिलता है, हमारे फेफड़े को मिलता है, तो हमें घुटन सी, उबन सी महसूस होने लगती है।